दोस्तों आई होप कि आप ये जो सीरीज है फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट के गणित के सभी चैप्टर से उसका लुत्फ उठा रहे होंगे और उसका फायदा उठा रहे होंगे। साथ ही साथ आप जो है एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। ठंड काफ़ी है तो आप अपने घर में बैठे रहें और घर बैठे तैयारी कर सकते हैं आखिरी के 2 महीने में और अच्छे मार्क्स गिन सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपके सामने चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन के, और यहाँ से भी 15 से 20 सवाल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के पूछे जाते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए ताकि एग्जामिनेशन में कोई तकलीफ ना हो और आप आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले के वीडियो डाल दिए हैं, तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए और वहाँ से आप उसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, यदि आपने अभी शॉर्ट नोट्स नहीं भी बनाए हैं तो आप ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नीरज बोर्ड क्लासेस से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अंतिम समय में आप प्रिंट आउट निकाल के तैयारी करने के लिए अपने टेबल पे रख सकते हैं। तो चलिए निर्देशांक ज्यामिति को हम शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति इसका नाम है। निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण नियम भी होते हैं। इस नियम को जानने से पहले हम निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक्स को जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फिगर के हिसाब से। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम फिगर के थ्रू आपको हम दिखाते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति जो मेन चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति में एक आपको एक्स एक्सिस होता है, इसको आप एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और इसको आप वाई एक्सिस बोलते हैं। 2 एक्सिस होता है। यहाँ पे राइट साइड में आपका पॉजिटिव नंबर होता है, यानी यहाँ ये आपका मूल बिंदु होता है जो बीचों बीच होता है, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करता है। इसे हम मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 और 0 होता है। अब निर्देशांक हम कैसे तय करते हैं, तो निर्देशांक में पहला जो ये होता है एक्स एक्सिस का मान और ये होता है वाई एक्सिस का मान, चाहे पॉजिटिव वे में चाहे निगेटिव वे में। ठीक है, तो मूल बिंदु में चूंकि ये कहीं नहीं है, यहाँ 0 से ही ऊपर में भी, अब एक्स एक्सिस में भी 0 में है और वाई एक्सिस में भी 0 है, इसलिए इसका मूल बिंदु का मान होता है 0 और 0। ठीक है, उसके बाद इधर पॉजिटिव नंबर होता है, इधर निगेटिव होता है। उसी तरीके से वाई एक्सिस में भी ऊपर पॉजिटिव का नंबर होता है और नीचे निगेटिव का नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चतुर्थांश की। तो चतुर्थांश में ये आपको चूंकि पता है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे अगर हम जब भी कोऑर्डिनेट डिनोट करेंगे, निर्देशन करेंगे, तो हमेशा पहले एक्स का मान लेंगे फिर वाई का। तो अगर इस घर की बात करें तो इसे हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको सेकंड चतुर्थांश यानी द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश इसलिए बोलते हैं कि चतुर्थ अंश है। आप देख सकते हैं इस तरीके का, अगर हम इसको एक सर्कल बनाएं तो ये 4 भागों में सर्कल डिवाइड है। ठीक है, तो 4 भाग यानी 4 अंश में से एक अंश है, इसीलिए हम चतुर्थांश का नाम इसको देते हैं। तो आई होप कि चतुर्थांश के बारे में आपको क्लियर पता चल गया होगा। इसके बाद इसको हम प्रथम पाद के नाम से भी जानते हैं कि ये प्रथम पाद है, ये द्वितीय पाद है ना, ये तृतीय पाद है और ये चतुर्थ पाद बोलते हैं इसको, चतुर्थ पाद। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो x का मान प्लस होगा और y का, यहाँ पर हम आपको एक मिनट, तो यहाँ पे इसको प्रथम पाद, इसको द्वितीय पाद हमने बता दिया, ये तृतीय। और यहाँ पे जो हम मान लेंगे वो x का मान भी प्लस होगा और y का मान भी प्लस होगा। कि x अगर कोऑर्डिनेट होगा, जैसे सपोज करिए कि अगर इसमें 3 और 4 की बात कहें कि x पे ये बिंदु 3 पर गई है और y पे 4 पे, तो ये इस तरीके का यहाँ पे बिंदु होगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x में लिखेंगे हम 3 और y में लिखेंगे 4। चूंकि x में 3 चला है तो पहले यहाँ चलाएंगे फिर ऊपर यहाँ पर जाने के लिए, तो सबसे पहले हम चलेंगे तो x में ही चलेंगे। उसी तरह चतुर्थांश दूसरा में
अब इस पद की बात बोले तो पहले x में चलना है, तो x क्या हो जाएगा निगेटिव और y क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ चलेंगे हम इस तृतीय पदार्थांश में, तो पहले हम x चलेंगे और फिर y चलेंगे, तो x माइनस हो जाएगा और y भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये भी माइनस है। और यहाँ आप चलेंगे तो यहाँ x प्लस में हो जाएगा और y क्या हो जाएगा माइनस में। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि आपको इस तरीके का दे देगा कि 4 और -3 ये किस चतुर्थांश में है। तो देखिए जो प्लस वाला है ये इसमें है और माइनस यहाँ है, तो ये आप लिख देंगे कि चतुर्थांश है ना, या चतुर्थ पाद में या फोर्थ चतुर्थांश में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। इसे हम मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। इसको आप कार्तीय तल भी बोलते हैं ना, इसको आप ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं। तो चलिए हम अब इसके जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं। महत्वपूर्ण नियम क्या होते हैं, तो इस नियम को जानने से पहले हम इसके फॉर्मूला को जानते हैं। फॉर्मूला क्या कहलाता है। अगर सपोज करिए कि ये दो बिंदु है और यहाँ पर A है और यहाँ पे B है, इसका निर्देशांक x1 है और y1 है और इसका निर्देशांक x2 है और y2 है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको निकालने की बात करें तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी निकालने की फॉर्मूला है वो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या तो x1 में से x2 घटा दीजिए, x1 में से x2 घटा दीजिए, है ना, x1 में से x2 घटा दीजिए और y1 में से y2 घटा दीजिए और दोनों को वर्ग करके जोड़ दीजिए। या चाहे तो आप x2 में से भी इधर से भी इसको घटा सकते हैं और इधर से भी इसको, इसलिए ये चीजें कर सकते हैं कि x1 में से x2 को घटाइए या x2 में से x1 को घटाइए। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का बीच का डिफरेंस सेम ही होगा, बस माइनस का अंतर पड़ेगा चिन्ह का। और ये चूंकि स्क्वायर करना ही है इसलिए अगर माइनस स्क्वायर में जाके प्लस में आ जाता है, इसलिए हम चाहे x1 में से x2 को घटा दिए और x2 में से x1 को, y1 में से y2 को या y2 में से y1 को। तो इस तरीके से आपको दो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आई होप कि ये फॉर्मूला आपको पता चल गया। उसके बाद जब बात आती है कि जब कोई रेखाखंड उससे मध्य भागों पर अनुपातिक रूप से विभाजित करती हो तो उससे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहे तब क्या करेंगे। सपोज करिए कि एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये A है और ये B है, यहाँ x1 है, x2 y1 है और यहाँ x2 है, y2 है। और इसको कोई जो है बिंदु है जो अनुपात 2:3 में, या इसको आप अभी फिलहाल इसको हम इरेज करते हैं। तो अभी फिलहाल इसको जो है कोई लेटर में अगर चलते हैं तो ये M1 में करता है और ये M2 में डिवाइड करता है, ठीक है, M1:2 अनुपात में। तो इसका हम मध्य भागों में नहीं, मतलब कहीं से भी विभाजित करता है अनुपातिक रूप से। ये मध्य नहीं होना चाहिए, अनुपातिक रूप से अगर विभाजित करता है तो उसका फॉर्मूला क्या, तो x निकालने का फॉर्मूला होता है x1 का गुना आप M2 से करेंगे। यहाँ आप देखेंगे तो इसमें x1 का गुना आप M2 से करेंगे प्लस में x2 का गुना M1 से करेंगे, ठीक है। और दोनों को जोड़ के और ये जो जिसमें M1 प्लस M2 कर देंगे जिस रेशियो में दिया है, तो x का फॉर्मूला हो जाएगा x1 M2 प्लस x2 M1 बाई M1 प्लस M2, ठीक है। और उसी के बाद या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि M1 का गुना आप x2 से करेंगे, ठीक वही चीज, बस इसको इधर पलट दिया गया है। जोड़ में आप 3 + 4 जोड़िए या 4 + 3 जोड़िए, फर्क नहीं पड़ता है, बस वही चीजें यहाँ पे आपको देख पा रहे होइएगा कि वही चीजें यहाँ हैं। आप देखेंगे तो M1 x2 यहाँ है तो M1 x2 यहाँ कर दिया, ठीक है, और x1 M2 यहाँ है तो x2 M1 यहाँ कर दिया।
फिर M1 बट्टा M2 नीचे है। तो इस तरीके से अनुपातिक अगर विभाजित करता है तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से है। फिर y निकालने के लिए तो फिर x की जगह पर बस y कर दीजिए, M2 y1 M1 y2 प्लस में और M1 प्लस M2, या M1 y2 प्लस M2 y1। अगर देखिए अनुपातिक में अगर M1 और M2 है तो M1 अगर गुना कर रहे हैं तो आपको x के x2 से गुना करना पड़ेगा, और M2 का गुना x1 से गुना करके दोनों को जोड़ दीजिए और इसके बटे में M1 प्लस M2 कर दीजिए। उसी तरीके से M1 का गुना y2 से कर दीजिए, यहाँ देखिए M1 का गुना y2 से, और M2 का गुना y1 से कर दीजिए। यहाँ 2 है तो y में xy में 1 होना चाहिए, ठीक है। और यदि कोई बिंदु मध्य के बीचों बीच काटती है तो उसका निर्देशांक, जैसा अभी ये दो बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है जिसको बीचों बीच काटती है, मतलब 1:1 में। बीचों बीच का कहने का क्या मतलब कि आधा आधा में, तो 1:1 में काटेगा। दो भागों में काट दिया तो एक भाग ये, एक दोनों इक्वल पार्ट में, तो इसको हम सीधे x1 प्लस यहाँ x1 और x2 y1 है और यहाँ x2 और y2 है, तो सीधे x1 प्लस x2 बट्टा 2 कर देंगे और y1 प्लस y2 बट्टा 2 कर देंगे। अब इसमें आप कहेंगे सर कि इसमें जो है इसमें भी तो 1:1 में काटा है, चाहे M1 काटा है, क्यों तो इसको क्या कर रहे हैं, तो भैया देखिए जब ये M1 इसको अगर करेंगे तो ये x1 प्लस x2/2 की कहाँ से आ रहा है, तो अब इसको अगर इसका अगर x निकालने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, m गुने x2 प्लस m गुने x1 बाई m1 m प्लस m, चूंकि यहाँ m1 m2 तो नहीं है, दोनों m सेम है। अब यहाँ देखेंगे तो m ऊपर में कॉमन आ रहा है, तो m कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 बट्टा m क्या हो जाएगा 2m। अब m से m कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में फॉर्मूला क्या बच जाएगा, आप खुद देख सकते बताइए हमको। ये फॉर्मूला आपका बच जाएगा इतना, x1 प्लस x2/2। इसीलिए जब मध्य के बीचों बीच बिंदु कटता है तो सीधे x1 और x2 को जोड़ के डिवाइड 2 कर देंगे, y1 को y2 को जोड़ के 2 कर देंगे। जब किसी बिंदु के त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया हो तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। अब ये क्या है भैया, नया चीज क्या है, तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि एक त्रिभुज दिया रहेगा, है ना, ये त्रिभुज दिया रहेगा। अब यहाँ का निर्देशांक मान लीजिए, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। यहाँ एक त्रिभुज है, यहाँ x1 y1, यहाँ x2 y2 और यहाँ x3 y3 है। तो इन तीनों का जब निर्देशांक दिया है तो उसका जो आपका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2, ध्यान से सुनिएगा, 1/2 इंटू x1। अब यहाँ x1 हो गया ना, तो x का कोई नहीं लेंगे, अब सिर्फ चूंकि हमको 1 2 3 3 तक है तो x1 हो गया, तो x का आप कोई पार्ट नहीं लेना है, और y में भी y1 को छोड़ देना है। क्योंकि यहाँ देखेंगे और दिमाग से ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि x1 है और अंडर में है y2 माइनस y3, x का सब खत्म और y खत्म, x1 जिस लिए है उसका y खत्म, अब सिर्फ y2 माइनस y3 करेंगे, प्लस अब यहाँ का x2 लेंगे तो यहाँ y2 खत्म हो जाएगा और बाकी बचेगा y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1। अब प्लस में फिर x3 लेंगे तो x का 3 लेंगे तो x3 ये खत्म हो गया, अब यहाँ बना y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2। और या अगर y1 का आप ले रहे हैं तो अगर y1 ले रहे हैं तो x2 माइनस x3, y2 का ले रहे हैं तो x3 माइनस x1 और y3 का ले रहे हैं तो x1 माइनस x2। इस तरीके से आप ये इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बातें थी ध्यान रखने वाली बात, कि जब कोई बिंदु, ये बहुत जरूरी चीज हो जाती है, जब आपको फॉर्मूला दिया जाएगा, जब आपको निर्देशांक दिया जाएगा कि इस तरीके का कोई 4 रेखाओं से घिरी आकृति है, 4 बिंदु हैं, है ना, या इस तरीके से अगर बिंदु नहीं भी दिया हो तो आपको सिर्फ कह देगा कि आपको बोल देगा कि एक है बिंदु 3 4, बी बिंदु है 2 माइनस 3, सी बिंदु है 1 1 और डी है आपका 3 और 4, और बताएगा कि बताइए कि ये किस चतुर्भुज को इंगित करता है। तो चतुर्भुज में क्या करेंगे, इस तरीके से अगर दे दिया जाएगा ये 4 पॉइंट
तो आप चारों पॉइंट बनाएंगे, ए बी सी डी बनाएंगे। अब यहाँ से निर्देशांक ज्यामिति से यहाँ का बीच का दूरी निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी और यहाँ से यहाँ बीच की। तो चारों का दूरी आप निकाल दिए, तो कुछ आपके पास कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नियम पता होना चाहिए, जिससे आप अनुमान लगा सके कि ये किस चतुर्भुज का अंग होगा। तो वही है कि जब बिंदु संरेख हो तो छोटी दो भुजाओं रेखाओं के बीच की दूरी का योग बड़ी रेखाओं के बीच की दूरी के बराबर होता है। अब संरेख किसे कहते हैं? एक ही बिंदु पर तीन या तीन से ज्यादा बिंदु, अगर एक ही रेखा पर तीन या तीन से ज्यादा अगर कोऑर्डिनेट दिया हो तो उसे हम संरेख बिंदु कहते हैं। और इसमें क्या बोला, छोटी दो रेखाओं यानी इसका और इसका बीच के जो दूरी का जोड़ होगा वो इसके और इसके बीच के दूरी के बराबर होगा, इसे हम संरेख बिंदु कहते हैं। तो यदि बिंदु संरेख हो गया तो आप ये चीज जान जाएंगे कि तीन ये बिंदु होगा और यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ दोनों जब जोड़ेंगे हम तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए। जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। सो ऑब्वियसली सी बात है कि इस तरीके से तीन ABC का कोऑर्डिनेट दे दे और इसका हम दूरी, इसका दूरी और इसका दूरी तीनों का अगर बराबर हो गया तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। यदि दो का अगर इसका और इसका मान बराबर हुआ और तीसरा मान बराबर नहीं हुआ तो वो समद्विबाहु होगा, जैसा कि मैंने त्रिकोणमिति के फॉर्मूला में बताया था। और जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, इसका मान कुछ और है, इसका मान कुछ और है और इसका मान कुछ और है, तो आप उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। जब किसी चतुर्भुज के चारों भुजा समान हो, अब चतुर्भुज की बात आ गई। अब चतुर्भुज में चारों जो कोण है इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा। अब इसको बारी बारी से इन दोनों के बीच के बिंदु दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा के इसका मान निकाल लेंगे इकाई में, इसका मान निकाल लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे और इसका। अब आपको ये बताना होगा कि बताइए जो चतुर्भुज आया ये चतुर्भुज क्या है, विकर्ण क्या है, कौन चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, क्या बोलते उसको, उसके बाद आपको समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। तो सबके लिए आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या होता है। तो जब किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं, मान लीजिए चारों का कोऑर्डिनेट के से हम भुजा का मान निकालें तो भुजा बराबर है और इन दोनों को कोना से, एक कोना से दूसरे कोना को मिलाने वाले रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। और विकर्ण की लंबाई भी अगर आपस में बराबर हो गई तो वो एक वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग, जिसको आप स्क्वायर कहते हैं। और यदि चारों भुजा आपस में बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या कहलाया जाएगा भैया? समचतुर्भुज कहलाएगा। यानी चारों भुजा और विकर्ण बराबर है तो वर्ग कहलाएगा, और यदि विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर ना हो तो समचतुर्भुज। कहने का मतलब ये चारों भुजा आपस में बराबर हो गया, फिर इन दोनों कोनों से यहाँ का जो मान होगा कोऑर्डिनेट और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा, इन दोनों से फिर इसका दूरी निकालेंगे, फिर इस दूरी निकालेंगे, और जब ये सब आपस में बराबर हो जाएगा विकर्ण भी, तो वो एक वर्ग होगा, अदरवाइज समचतुर्भुज होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा, अब ये चतुर्भुज है तो जो मान इसका है वही मान इसका होना चाहिए, जो मान ये हो वही मान ये हो, इसे हम आमने सामने की भुजा कहते हैं। तो यदि आमने सामने की भुजा बराबर हो और इन दोनों का अगर विकर्ण समान हो तो वह एक आयत कहलाएगा। यदि विकर्ण आपस में बराबर नहीं हो तो इसे हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। जब किसी बिंदु के निर्देशांक में x का मान x के स्थान पर 0 हो तो बिंदु y अक्ष पर स्थित होती है। कहने का मतलब कि अगर कोई कह दे कि निर्देशांक है 0,3, इसका मतलब है कि x का जो मान है वो 0 है, इसका मतलब वो बिंदु कहाँ उपस्थित हो। आप सपोज करिए कि ये आपका x एक्सिस y एक्सिस है और यहाँ पे अब 0 है, तो 0 तो मान x और y दोनों में यहाँ होता है और 3 का मान 3 है, तो ये बिंदु कहाँ पर उपस्थित होगा? ये बिंदु कहाँ होगा? y एक्सिस पर। इसको आप कह देंगे y अक्ष पर स्थित है, ठीक है। उसी तरीके से अगर y का मान 0 हो, सपोज करिए कि यहाँ पर x का मान कुछ है और y का मान 0 है, इसका मतलब है कि वो बिंदु कहाँ होगा भैया? x एक्सिस पर। अब y तो है ही नहीं मान, तो x पे ही ना कुछ चले होंगे, तो x पर वो बिंदु स्थित होगा। जब किसी बिंदु का निर्देशांक 0,0 हो तो वह मूल बिंदु पर स्थित होगा और इस स्थिति में दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी
अगर मान लीजिए निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक 0 0 है, और इसका मतलब है कि वो मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु पर स्थित है। और मूल बिंदु का जो दूरी का सूत्र होगा, अब सपोज करिए यहाँ पे एक 0 0 है और यहाँ पर x और y है, और इन दोनों के बीच का दूरी हमको बोला निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, इसका निकालने का कोई मतलब नहीं है, तो सीधे हम इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे रूट अंडर में। तो ये मूल बिंदु से दूरी निकालने की फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, जब कोई बिंदु समदूरस्थ हो यानी समान दूरी पर हो, सपोज करिए यहाँ पॉइंट है और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये समान दूरी पर दोनों बिंदु हो, अलग अलग अन्य बिंदु इस बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित हो, जब कोई बिंदु समदूरस्थ होगा जो किसी एक बिंदु से दो अलग अलग बिंदु से। अब यहाँ पर एक बिंदु से यहाँ भी, तो इसे हम समदूरस्थ बिंदु कहेंगे, समान दूरी पर। जब कोई बिंदु x एक्सिस पर स्थित हो तो उस बिंदु के y का मान 0 होगा, जैसा भी मैंने कहा। और यदि x एक्सिस पर कोई बिंदु हो तो उसका निर्देशांक x 0 होगा, ठीक है। और जब कोई बिंदु y अक्ष पे स्थित हो तो उसे हम बिंदु का x का मान 0 होगा, और यानी x एक्सिस पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0 और y होगा। तो ये आपको निर्देशांक ज्यामिति का टोटल फॉर्मूला है। बाकी आप नीचे चाहें तो हमने यहाँ से भी उठाया है, आप देख सकते हैं कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालना हो, यदि P का x1 और x2 है तो उनकी दूरी का फॉर्मूला ये हो जाएगा। मूल बिंदु से डायरेक्ट x स्क्वायर y स्क्वायर कर देंगे, खंड विभाजन सूत्र जिसे हम विभाजन सूत्र के भी नाम से जानते हैं, उसका बोला m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और y का मान ये आ गया। मध्य बिंदु सूत्र होता है कि डायरेक्ट आप x1 प्लस x2 का बट्टा 2 कर देंगे, और क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया। त्रिभुज का केंद्र, अब त्रिभुज का केंद्र किसे कहेंगे, तो त्रिभुज के केंद्रक का यानी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक जिस पॉइंट पे मिलेगा उसे हम त्रिभुज का केंद्र कहेंगे। और त्रिभुज का केंद्रक निकालने का फॉर्मूला होता है x1 x2 और x3 तीनों का योग प्लस 3, और y1 y2 y3 का योग प्लस 3 बट्टा में 3। तो इस तरीके से आप इस निर्देशांक ज्यामिति के सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को या तो अपने नोटबुक में शॉर्ट नोट के तौर पे लिख लेंगे वीडियो पॉज करके, और यदि आप लिखने से बचना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां हम ये PDF आपको डाल देंगे। और इससे संबंधित अब और भी जितने भी और चैप्टर हैं जिनके सारे कॉन्सेप्ट और वीडियो का जो है आपका PDF वहाँ पे हम डाल देंगे, तो वहाँ से आप सेव कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। काफ़ी इसमें मेहनत लगी है अपने हाथ से लिखने में, चीज़ों को एक एक खोज के फिर इसको रिकॉर्ड करने में। तो आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एक कर दीजिएगा, तो अब हमें लगेगा कि ये वीडियो बनाना सफल हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा दे रहा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जैसे भी कोई लोग अगर अभी तक तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या जिनको इस तरीके का लास्ट टाइम में शॉर्ट रिवीजन के तौर पे ये कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले के वीडियो, तो उन्हें भी आप शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।